हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपनी कोचिंग यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा से उदय तक के इतिहास तक यानी 1509 से 1572 गौरव संघर्ष और बलिदान की गाथा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिसोदिया वंश का वह दौर जब तलवारों ने इतिहास लिखा था, यानी मेवाड़ का शौर्य इतिहास महाराणा सांगा से उदय सिंह तक के 1509 से 1572 ईस्वी के काल तक हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ में, और गौरव संघर्ष और बलिदान की गाथाओं के बारे में बात करेंगे। और सिसोदिया वंश का यह वह दौर था जब सिसोदिया वंश के महाराणाओं ने तलवारों से इतिहास लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राणा सांगा से स्टार्ट करते हैं। राणा सांगा का वह राज्याभिषेक हुआ था 1509 में, और 1509 से 1528 तक है इसने मेवाड़ प्रशासन किया था। 1509 से 1528 तक है मेवाड़ प्रशासन किया था किसने? राणा सांगा ने। राणा सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावेश। राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल और माता का नाम था रतन कुंवर। सांगा के पिता का नाम क्या था? रायमल था, और माता का नाम रतन कुंवर था। और सांगा के दादा का नाम था महाराणा कुंभा। दादा का नाम क्या था? महाराणा कुंभा था। और जब ये युद्ध में घायल हो जाते हैं तो इसको शरण किसने दी थी? अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण लेते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने इस सैनिकों का भग्नावेश कहा है। सैनिकों का भग्नावेश किसने कहा है? किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, क्योंकि राणा सांगा के शरीर में है वो 80 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। तो राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? रायमल। रतन कुंवर माता का नाम था, और दादा का नाम कुंभा था। और शरण लेते हैं ये अजमेर के करमचंद पंवार के पास। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावेश कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? सैनिकों का भग्नावेश, यानी शरीर पर 80 घाव थे इसके। राणा सांगा की प्रारंभिक विजय कब से कब तक? 1517 से 1519 तक, यानी राणा सांगा ने 1517 से लेकर के 1519 में कौन कौन सी विजय की थी? तो 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा? खातौली का युद्ध हुआ था। और खातौली नामक स्थान है वो कोटा में पड़ता है। खातौली नामक स्थान कहाँ पर है? कोटा में। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। किन किन के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। और विजय में एक सांगा का एक हाथ व एक पैर कट गया था। खातौली के युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ व एक पैर कटा, लेकिन राणा सांगा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और 1518 में राणा सांगा ने दूसरा युद्ध किया था धौलपुर में, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी नामक स्थान कहाँ पर है? धौलपुर में है। धौलपुर में कौन सा युद्ध हुआ था? बाड़ी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1518 में। और किन किन के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रथम युद्ध। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रथम युद्ध 1517 में, और दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य वो 1518 में हुआ। और 1518 वाला युद्ध भी कौन जीतता है? राणा सांगा इस युद्ध में विजयी होता है। और तीसरा युद्ध होता है 1519 में। तीसरा युद्ध 1519 में कौन सा युद्ध होता है? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो झालावाड़ में हुआ था। खातौली का 1517 में कोटा में, और 1518 में बाड़ी का युद्ध धौलपुर में, और 1519 में गागरोन का युद्ध झालावाड़ में। किन किन के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था। राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो गागरोन का युद्ध हुआ था। कब? 1519 में। इसमें भी कौन विजयी होता है? राणा सांगा विजयी होता है। फिर होता है मुगल चुनौती, यानी राणा सांगा को मुगलों की चुनौती मिली थी, और फिर युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में। बयाना स्थान कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। बयाना में पहले नील की खेती होती थी। बयाना में किस फसल की खेती होती थी? तो नील की खेती होती थी। तो बयाना के युद्ध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेवाड़ में बयाना का युद्ध। तो राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था बयाना का युद्ध, यानी बयाना का युद्ध राणा सांगा का मुगलों के साथ है वो पहला युद्ध था बयाना का युद्ध। राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ, और राणा सांगा की विजय हो जाती है। बयाना के युद्ध में भी किसकी विजय होती है? राणा सांगा की। कब? 16 फरवरी 1527 को। और सांगा की सेना ने बाबर के अग्रिम दस्तों को पराजित किया था। सांगा की सेना है वो बाबर के अग्रिम जो
सेना थी उसके दस्ते को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और फिर बाबर ने प्रतिक्रिया की कि ऐसे तो ये हारेगा नहीं, तो इसने बाबर ने वो शराब छोड़ दी थी। बाबर ने शराब छोड़ दी और मुस्लिमों से लिया जाने वाला तमंगा कर हटा दिया था और जिहाद युद्ध धर्म युद्ध का नारा दिया और ओजस्वी भाषण से सेना में जोश भरा। यही प्रमुख कारण था राणा सांगा की हार का, क्योंकि राणा सांगा की सेना में है वो सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं था। और शराब छोड़ने बाबर की ने अच्छे कार्य किए, शराब छोड़ दी और तमंगा कर हटा दिया और जिहाद का धर्म युद्ध का नारा दे दिया और ओजस्वी भाषण से देकर वह सेना को में जोश भर दिया था इसने बाबर ने। तो खानवा का युद्ध, बयाना के युद्ध बाद में है वो परिणाम है वो खानवा के युद्ध में निश्चित किया गया था। 16 मार्च को तो हुआ था कौन सा, 16 मार्च को कौन सा युद्ध हुआ था, 16 फरवरी को बयाना का युद्ध। और 17 मार्च को 1527 में रूपवास तहसील भरतपुर में है वो पड़ता है खानवा का युद्ध हुआ। और खानवा के युद्ध में है वो पाती प्रवण यानी राजपूत गठबंधन, यानी खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने वो सभी राजपूतों को वो पाती प्रवण पत्र भेजा था अपने युद्ध में सहायता के लिए। तो आमेर से तो कौन आया था, पृथ्वीराज कछावा आया था। और मारवाड़ से कुंवर है वो मालदेव आया था, मारवाड़ से मालदेव, आमेर से पृथ्वीराज कछावा और बीकानेर से कौन आया था, कल्याणमल आया था। और चंदेरी से आया था मेदिनी राय, चंदेरी से कौन आया था, तो मेदिनी राय आया था। और मुस्लिम सेनापति कौन था राणा सांगा की सेना में, तो वो था हसन खां मेवाती। यानी मुस्लिम सेना राणा सांगा के सेना में कौन सेनापति है, वो एकमात्र सेनापति जो कौन सा था, मुस्लिम था, उसका नाम क्या था, हसन खां मेवाती। और बाबर की विजय का कारण क्या था, यानी खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया था और बाबर विजय हुआ था। तो बाबर की विजय के कारण क्या थे, क्योंकि इसमें तोपों का प्रयोग किया था। और तोपखाना में उस्ताद अली व मुस्ताफ अली है वो तोपची थे। और तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला राजस्थान में पहला कौन था, तो बाबर था। और जो राणा सांगा के साथ है वो विश्वासघात हो गया था, सलेदित तंवर व खानजादा ने राणा सांगा की तरफ से विश्वासघात करके और बाबर की तरफ मिल गए थे। और इसी कारण है वो परिणाम है वो निर्णायक आया खानवा के युद्ध का और बाबर की विजय हो जाती है। और बाबर ने इस विजय के बाद है वो सब वो गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाता है, यानी यह एक युग का अंत था और राणा सांगा का निर्वाण। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को बसावा दौसा पहुंचाया गया और बसावा दौसा में वो घायल राणा सांगा का इलाज हुआ। और इलाज होने के बाद में इर्ची मध्य प्रदेश में पहुंचा और ये सब है वो बाबर से दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ इनके सामंतों ने वो जहर देकर इसे मार दिया था मालदेव को। और मालदेव की मृत्यु होती है कालपी, उत्तर प्रदेश में मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1528 को इसकी मृत्यु हो जाती है राणा सांगा की कालपी उत्तर प्रदेश में। और कालपी उत्तर प्रदेश में मृत्यु होने के बाद में राणा सांगा की वो 8 खम्भों की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। राणा सांगा की 8 खम्भों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। मेवाड़ का अस्थिर सिंहासन 1528 से 1536 तक है वो मेवाड़ का वो सिंहासन है वो अस्थिर रहा था, क्योंकि राणा सांगा के 2 पुत्र थे, एक तो विक्रमादित्य रतन सिंह और एक विक्रमादित्य। और अहेरिया रतन सिंह तो 1528 से 31 तक रहता है, 1528 से 31 तक कौन रहता है, रतन सिंह रहता है। लेकिन यह अहेरिया उत्सव में शिकार के दौरान है वो इसकी मृत्यु हो जाती है रतन सिंह की। उसके बाद है वो अगला अयोग्य शासक बनता है कौन, विक्रमादित्य की संरक्षिका बनती है रानी कर्मावती। संरक्षिका कौन थी, रानी कर्मावती थी। और रानी कर्मावती के द्वारा है वो पुर के ताम्रपत्र के अनुसार है वो जोहर के लिए भूमि दान का साक्ष्य मिलता है किसने, कर्मावती में, पुर के ताम्रपत्र में। और विक्रमादित्य के समय है वो 1534-35 में और चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। पहला शाखा चित्तौड़ का कब हुआ था, तो 1303 में हुआ था रतन सिंह के समय। चित्तौड़ का पहला शाखा तो रतन सिंह के समय 1303 में हुआ, लेकिन राजस्थान में चित्तौड़ का दूसरा शाखा है वो 1534-35 में विक्रमादित्य के समय हुआ था। यहाँ पर दूसरे शाखे में आक्रमणकारी बहादुर शाह था गुजरात का,
और इसमें कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। कर्मावती ने किसको राखी भेजकर सहायता मांगी थी? तो हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंचा और जो बलिदान हुआ केसरिया तो किया था राउत बागसी ने, बागसी के नेतृत्व में केसरिया हुआ और जौहर रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ और 1300 महिलाओं के साथ जोर हुआ था। और इस स्रोत की जो जानकारी मिलती है हमें इस चित्तौड़ के दूसरे शाखे की, वो मिलती है पुर का ताम्रपत्र अभिलेख 1535 में। और पन्नाध्याय यानी त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाध्याय थी। और बनवीर आता है, फिर बनवीर 1536 विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर यहाँ का प्रशासक बनता है 1536 से 37 तक। दासी का पुत्र था, विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उदयसिंह को मारना चाहता था। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद है वो उदयसिंह को मारना चाहता था, लेकिन उदयसिंह को बचाकर पन्नाध्याय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदयसिंह की रक्षा की थी। और बनवीर ने है वो चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बनवीर ने किसका निर्माण करवाया था? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। और पन्नाध्याय को त्याग व बलिदान की मूर्ति के नाम से आज भी है वो, इसका नाम है वो अमर है, यानी इतिहास के पन्नों में लिखा गया था। बात करते हैं उदय सिंह की, तो महाराणा उदय सिंह का पुनरुत्थान यानी 1537 में शासक बनता है और 1572 तक राज करता है। कौन? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने 1537 में कुमलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1537 में कुमलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आशा देवपुरा द्वारा संरक्षण के नेतृत्व में है वो इसका राज्याभिषेक होता है कुमलगढ़ दुर्ग में 1537 में। 1540 में मालवी का युद्ध हुआ था। बनवीर की पराजय और मालदेव के सहयोग से बनवीर को पराजित किया था। 1540 में मालवी का युद्ध में बनवीर को पराजय करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उदय सिंह था। और किसकी सहायता से किया था? तो मालदेव की सहायता से। और 1544 में कूटनीति शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है उदय सिंह। उदय सिंह है वो 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और किले की जो चाबियां थी वो शेरशाह सूरी तक पहुंचा देता है। और 1557 में होता है हरमाड़ा का युद्ध। 1557 में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हाजी खां से पराजित हो गया था। कौन? उदय सिंह। उदयपुर की स्थापना करता है उदय सिंह 1559 में। गिरवा की घाटियों में बसा है उदयपुर के बारे में, यानी प्राकृतिक सुरक्षा थी यहाँ पर। और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने। और मोती मगरी नामक पहाड़ी है वो उदयपुर में है। और चित्तौड़ यानी मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी और अकबर से शत्रुता का कारण बना था। यानी अकबर से भी शत्रुता मोल ले ली थी किसने? उदय सिंह ने। कारण क्या था कि मालवा का शासक था बाज बहादुर को वो उदयपुर में शरण दी थी। और शरण देने के कारण अकबर इसका शत्रु हो गया था, क्योंकि अकबर का ये विरोधी था बाज बहादुर शाह। अकबर का आक्रमण होता है फिर चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा। उदय सिंह के समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। सेनापति था जयमल और फतेह और आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। उदय सिंह का पहाड़ियों में प्रस्थान कर दिया था। उदय सिंह है वो पहाड़ियों में चले गए और जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो गया था। और जयमल और फतेह को 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ ने घायल जयमल को कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था। कल्लाजी राठौड़ ने घायल जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। और 4 इतिहास में है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि पाई थी किसने? जयमल और फतेह ने। और उदयपुर के जो उदय सिंह शासक था उस समय अकबर के आक्रमण के समय, तो उदय सिंह उस समय जब आक्रमण हुआ तो सब है वो पहाड़ियों में चला गया था। 1568 के बलिदान और रक्तपात। बलिदान केसरिया जयमल व फतेह ने किया था और जौहर फूल कंवर फतेह की पत्नी के नेतृत्व में हुआ। परिणाम निकला कि अकबर द्वारा 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया था। ये अकबर के जीवन में अमिट कलंक था। कौन सा? 1568 वाला साका जो हुआ था चित्तौड़ का तीसरा, इसमें है वो अकबर द्वारा 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया गया था। अकबर ने आगरा किले में जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी। अकबर है वो जयमल और फतेह से प्रभावित होकर के, सेनापतियों से प्रभावित होकर के जयमल फतेह और की गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो आगरा के किले में लगवाई थी। लेकिन फिर इसके औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया था। और इसके बाद राय सिंह ने जूनागढ़ किले में भी मूर्तियां लगवाई थी। सूरजपोल दरबार पर, सूरजपोल गेट पर है वो मूर्तियां लगवाई थी किसकी? जयमल और फतेह की। और सूरजपोल पर ही राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है जेता द्वारा।
इतिहास के आईने में उद्देश्य आलोचना, उद्देश्य की आलोचना करता है कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच उद्देश्य नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास अधिक उज्जवल होता। मेवाड़ का इतिहास अधिक उज्जवल होता है। ये आलोचना कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड करता है। योगदान, मुगल शक्ति के चरम काल में वंश की रक्षा की थी। किसने? उद्देश्य ने। मुगल शक्ति के चरम काल में वंश की रक्षा की और उदयपुर जैसी सुरक्षित राजधानी दी थी। किसने? उद्देश्य ने। और चित्तौड़ के पतन के बाद एलची सिक्का चलाया था। किसने? अकबर ने। और जो कुंभा था उसका उदयसिंह की मृत्यु है वो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। और उदयसिंह की जो छतरी है वो गोगुंदा में बनी हुई है। फिर राजमहलों में क्रांति आती है और प्रताप का उदय होता है। यानी उदयसिंह के बाद में शासक कौन बनता है? मेवाड़ का प्रताप बनता है। यानी राजमहलों में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उदयसिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उदयसिंह ने तो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्यों किया था? कि रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर उदयसिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और फिर उसका विरोध करते हैं मेवाड़ के सरदार। मेवाड़ के सरदारों ने इसका विरोध किया और विरोध करके जगमाल को तो है वो गद्दी से हटा दिया और कृष्णदास ने प्रताप की कमर में तलवार बांधी और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में। और ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।